गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी में आधुनिक भारत में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगर आप बीपीएससी का चार्ट निकाल कर देखिएगा तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। उसके बाद बिहार स्पेशल जो जीके होता है वहाँ से आता है, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा जो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक जहाँ से ये लोग पूछता है वो लोग करंट अफेयर से पूछता है। तो अगर आप ये तीनों टॉपिक तैयार कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आपको बीपीएससी में प्री निकालने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जो ठगों का उन्मूलन है वो कैप्टन सीलीमैन के नेतृत्व में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बैटिक के समय में ठगों का उन्मूलन किया गया। ठगों का उन्मूलन कैप्टन सीलीमैन के नेतृत्व में कठोर अभियान चलाकर किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि ठगों का उन्मूलन कब किया गया था, तो ठगों का जो उन्मूलन है वो विलियम बैटिक के समय में किया गया था, ठीक है। लेकिन जो ठगों का उन्मूलन है वो कैप्टन सीलीमैन के नेतृत्व में कठोर अभियान चलाकर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो जो अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति है वो लॉर्ड लिटन ने अपनाया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय में ही सेकेंड अंगल अफगान युद्ध हुआ था। क्वेश्चन के व्याख्या को देख लेते हैं। तो लॉर्ड लिटन, जिसका कार्यकाल था 1876 से 1880 के समय, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति के अनुसरण किया गया था, ठीक है। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल कब से कब तक था? तो 1876 से 1880 के बीच में था, ठीक है। लिटन ने अफगानिस्तान पर बढ़ते रूसी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई थी, ठीक है। लिटन ने अफगानिस्तान पर क्यों आक्रामक नीति अपनाया था? तो अफगानिस्तान पर बढ़ते हुए रूसी प्रभाव को लेकर लिटन ने आक्रामक नीति अपनाया था। लिटन को साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। तो ओवन मेरिडिथ किसे कहा जाता है? तो ओवन मेरिडिथ जो है वो लिटन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो दांडी यात्रा से शुरू करके किया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो दांडी यात्रा की शुरुआत है वो 12 मार्च 1930 को किया गया था। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का शुरुआत कहाँ से किया था? तो जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का जो शुरुआत है वो साबरमती आश्रम से किया था, ठीक है। कितने अनुयायियों के साथ किया था? तो 78 अनुयायियों के साथ किया था। तो नमक सत्याग्रह का शुरुआत कब किया था? तो नमक सत्याग्रह का जो शुरुआत है वो 12 मार्च 1930 को किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया तथा यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। तो जो नमक कानून है कब तोड़ा गया? तो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? जो साराबंदी आंदोलन 1922 में हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो साराबंदी आंदोलन कब हुआ था? तो साराबंदी जो आंदोलन है वो 1922 में हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। साराबंदी आंदोलन 1922 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन में किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन 1918 एवं बारदौली सत्याग्रह 1928 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? जो खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। और बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? जो बारदौली सत्याग्रह है 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जो भारत का विभाजन कब हुआ था? जो भारत का विभाजन है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ठीक है। 1946 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे पूछ सकता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो यह जो प्रथा यह रैयतवाड़ी प्रथा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत 1820 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने जो मद्रास, बम्बई और असम में लागू हुई। तो जो रैयतवाड़ी प्रथा है वो कब शुरू किया गया था? जो रैयतवाड़ी प्रथा 1820 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? तो गवर्नर टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? तो मद्रास, बम्बई और असम में लागू किया था। इसके तहत किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब वो कंपनी को स्वयं राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार के स्थान पर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया।
तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस व्यवस्था में भू राजस्व का जो निर्धारण है उपज के आधार पर नहीं, वो भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया था, वो तो रैयतवाड़ी प्रथा में किया गया था। तो अब हम लोग 65 बीपीएससी के दिव्यांग कोटि में पूछे हुए आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार जो है वह फ्रेंच विशेषज्ञों की मदद से बनाया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह जो आधुनिक शस्त्रागार हुआ 1755 में बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? तो डिंडीगुल में बनाया गया था। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली के नेतृत्व में प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को डटकर सामना किया। तो प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की तरफ से कौन लड़ा था? तो हैदर अली लड़ा था। ठीक है, हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो हैदर अली ने किसके सहायता से आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था? तो फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से। ठीक है, हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान था। तो टीपू सुल्तान के पिता क्या नाम था? तो जो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? जो पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री है वो कालीकट में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? जो वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 को भारत के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, इसने कालीकट गोवा के बंदरगाहों पर अपनी पहली व्यापारिक कोठियां स्थापित की। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठियां कहाँ स्थापित किया था? तो कालीकट में स्थापित किया था। ठीक है, जबकि 1503 ईस्वी में व्यवस्थित रूप से अपनी कोठी कोचीन में स्थापित की थी। और इन्होंने व्यवस्थित रूप से जो कहाँ स्थापित किया था? तो कोचीन में स्थापित किया था। कब किया था? तो 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने आरंभ किया था? तो जो मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा जो है वो थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और यह व्यवस्था 1820 में आरंभ किया गया था। ठीक है, 1820 में तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने आरंभ किया था? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो थॉमस मुनरो ने आरंभ किया था। कब आरंभ किया था? तो 1820 में आरंभ किया था। ठीक है, इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो यह डॉक्टर एस सेन ने कहा था, एसएन सेन ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो जो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। ठीक है, इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसको याद रखेंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का भिन्न भिन्न मत था। बीडी सावरकर ने इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो किसने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वो बीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, जबकि एस सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में होगा। यह एस.एन. सेन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो जो प्रथम भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और ये जो अध्यक्ष बनी थी 1925 में बनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन में 1925 नहीं है, तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, यह 1917 में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसको याद रखेंगे। कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। ठीक है, इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय जो वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू 1925 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
तो इंडिया में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से सही कथन को बताना है। ठीक है। पहला कह रहा है कि लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये सही है। जो लाइक अली थे वो निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चली थी, ये गलत है। ठीक है। जो ऑपरेशन पोलो है वो 5 दिनों तक चला था। ठीक है। तीसरा है कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किए थे, ये भी गलत है। कश्मीर ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वह 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया था। ठीक है। चौथा है शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये सही है। ठीक है। जो शाहनवाज भुट्टो थे वो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। पांचवा कह रहा है कि KM मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, ये भी सही है। ठीक है। तो जो हम लोग का सही कथन हो जाएगा वो 1 हो गया। ठीक है। 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है। तो 1, 4, 5 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1949 तक जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर को छोड़कर सभी भारतीय रियासतों को पूर्ण विलय हो चुका था। इन 3 राज्यों के विलय के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। तो जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया था, तो जूनागढ़ को भारत में जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। जो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से। ठीक है। इसके लिए भारतीय सेना ने 5 दिनों तक ऑपरेशन पोलो चलाया था। तो ऑपरेशन पोलो कितने दिनों तक चला था, तो ऑपरेशन जो पोलो है वो 5 दिनों तक चला था। ठीक है। जबकि जम्मू कश्मीर अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में मिलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन थे। जो हिंदू पैट्रियट का संपादक थे वो हरीश चंद्र मुखर्जी थे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने नील आंदोलन को प्रमुखता से उठाया था। तो नील आंदोलन से संबंधित कौन सी पत्रिका थी, तो नील आंदोलन से जो संबंधित पत्रिका जो थी वो हिंदू पैट्रियट थी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कोलकाता में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था। जो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है। तो ऑप्शन में दोनों नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1876 में किया गया था। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना कब हुई थी, तो 1876 में हुआ था। और इसका जो स्थापना किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में करा दिया गया था। तो इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कब हुआ था, तो इंडियन एसोसिएशन का जो विलय है 1885 में आपको कांग्रेस में कराया गया था। आपको ध्यान होना चाहिए कि इसी वर्ष कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया, तो इसको मुस्लिम लीग ने 1913 में स्वीकार किया था। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। आज़ादी के संघर्ष के दौरान ऐसे कई नेता थे जो सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध थे, जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। इन्होंने 1913 में स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था तथा वर्ष 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम नेताओं के सहयोग से कांग्रेस और लीग के मध्य एक समझौता है जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। जो लखनऊ पैक्ट कब हुआ, तो जो लखनऊ पैक्ट है 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, जो लखनऊ पैक्ट है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक में धन निष्कासन पद्धति का प्रतिपादन किया था। तो धन निष्कासन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नौरोजी ने धन निष्कासन से कई कारण बताए जो धन निष्कासन सिद्धांत के कारण बने थे, जिसमें सैनिकों के वेतन भत्ते आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व थे। 1857 की क्रांति को दबाने में जो रकम खर्च की गई उसे भी भारतीय खजाने से दिया गया। भारत द्वारा ब्रिटिश के सभी नागरिकों के प्रशासन और सेना के खर्च का भुगतान किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो यह अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 13वां अधिवेशन अमरावती में संपन्न हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 13वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वह अमरावती में हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन में को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहकर उपहास उड़ाया था। तो कांग्रेस के 13वें अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? तो यह अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। जबकि लाला लाजपत राय ने वार्षिक मेला कहकर इसका मजाक उड़ाया था। तो कांग्रेस के अधिवेशन को वार्षिक मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे। जो जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे वो भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और अन्य लोगों ने 1915 में इस योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। जो मोतीलाल तेजावत हैं वह मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत एक क्षेत्रीय नेता थे। इन्होंने बनवासी संघ की स्थापना की थी। तो बनवासी संघ का स्थापना किसने किया था? तो बनवासी संघ का जो स्थापना है वो मोतीलाल तेजावत ने किया था। ठीक है, भील, गरासिया आदि जनजातियों को लोगों पर होने वाले अत्याचार का इन्होंने विरोध किया था। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का जो मसीहा है वो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? जो साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो साइमन कमीशन का जो गठन है 8 नवंबर 1927 को किया गया था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में किया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ठीक है, इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। ठीक है, श्वेत कमीशन किस कमीशन को कहा जाता है? तो श्वेत कमीशन जो है वो साइमन कमीशन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो जो हिंदुस्तानी सेवा दल की जो शुरुआत है वो NM हार्डिकर ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना NM हार्डिकर ने किया था। NM हार्डिकर भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदुस्तानी सेवा दल ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई योजना में प्रस्ताव था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के व्याख्या को देख लेते हैं। बम्बई योजना का प्रस्ताव भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों के एक समूह ने तैयार किया था, जिसमें JRD टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, जॉन मथाई आदि थे। इस योजना को बिरला टाटा प्लान के नाम से भी जाना जाता था। तो बिरला टाटा प्लान किस योजना के नाम से जाना जाता था? जो बिरला टाटा प्लान है वो बम्बई योजना के नाम से जाना जाता था। इस योजना के प्रमुख बातें निम्न थीं। इस योजना ने नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। ठीक है, इसने विदेशी पूंजी निवेश रहित योजना का प्रस्ताव रखा। ठीक है, इसने राज्य अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग 64 BPSC में आधुनिक भारत से पूछे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। पहला है, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? जो फैराजी आंदोलन की शुरुआत है वो हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फैराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार लाना था। ठीक है, फैराजी आंदोलन जो है वो किस धर्म से संबंधित था? जो फैराजी आंदोलन है वो इस्लाम धर्म से संबंधित था। ठीक है, आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? तो जो फैराजी आंदोलन का जो शुरुआत है वो 1818 में किया गया था। और फैराजी आंदोलन जो है वो हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो जो पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया है यह दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षाविद तथा सामाजिक राजनेता थे। इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता था? तो भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। ठीक है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया ने ब्रिटेन में भारत के धन निकासी की ओर भारतीयों को ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? जो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में, इसका जो अध्यक्षता किया था वो नेहरू जी ने किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था? तो कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज की घोषणा है वो लाहौर अधिवेशन में किया गया था, और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन का जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कब भारतीय तिरंगे को रावी नदी के तट पर फहराया था? तो 31 दिसंबर 1929 को फहराया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगे को किस नदी के तट पर फहराया था? तो वह रावी नदी के तट पर फहराया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। इस अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने की घोषणा की गई थी। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने की घोषणा किस अधिवेशन में किया गया था? तो वह लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की विद्रोही बनने का कारण नहीं था? जो नहीं है हमको उसको बताना है। तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारियों के प्रयास ये था। ठीक है, जहाज पर यात्री करने के लिए सिपाहियों का आदेश ये भी था। ठीक है, भत्ते का रोकथाम ये भी था। अधिकारियों की अक्षमता ये नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों से नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी, बल्कि उनकी धार्मिक राजनीतिक नीतियां और भारतीयों के साथ भेदभाव प्रमुख कारण था। तत्कालिक कारण ट्रिगर एनफील्ड राइफल था, जिसमें सुअर तथा गाय की चर्बी का इस्तेमाल कारतूस में किया जाता था, जिससे हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समुदाय आहत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी तो चांदनी चौक से पालम थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मुगल बादशाह जब बहादुर शाह जफर के बारे में यह कहा जाता था कि इसके शासन की सीमा चांदनी चौक से लेकर पालम तक थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सबसे अच्छी मित्रता थी वो हैदराबाद निजामों की थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बगावत नहीं किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विरोध नहीं किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पूर्व ही यह साम्राज्य समाप्त हो गया था। ठीक है, इसके अलावा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी की विद्रोह 1808 से 1809 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो जो दक्कन के दंगे कब हुए थे? तो जो दक्कन के दंगे हैं वो 1875 ईस्वी में हुए थे, और इसके जो तत्कालिक कारण था वो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण महाजन के द्वारा वसूली जा रही ऊंची ब्याज दरें थी। दक्कन विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी घाट था। इस विद्रोह की शुरुआत 1875 में हुई थी। तो जो दक्कन विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? तो जो दक्कन विद्रोह का जो शुरुआत है 1875 में हुआ था। दक्कन विद्रोह का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। तो दक्कन विद्रोह का जो संबंध किस राज्य से है? तो दक्कन विद्रोह का जो संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी पाम दत्त ने कहा वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, तथा यह 1905 तक उदारवादी नीति को ही अपनाती रही। 1905 के बाद अपनी नीतियों में इसने कुछ बदलाव किए, जिसकी आलोचना रजनी पाम दत्त ने की है। इनके अनुसार कांग्रेस साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और तथा सहयोग भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वह एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र था तथा यह राष्ट्रवादी पत्रिका नहीं थी, जबकि द हिंदू, बंगाली आदि राष्ट्रवादी पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। यंग इंडिया के संस्थापक मोहनदास करमचंद गांधी थे। लोक हितवादी के गोपाल हरि देशमुख थे। ठीक है, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले थे, और रहनुमाई मजदायन के जो स्थापना किया था वो नौरजी फरदौन जी ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंद, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही
संयोजन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करना है, जो ये समाचार पत्र दिया गया है तो इन सब का जो संपादक का नाम बताना है। द हिंद जो है वह जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। केसरी के जो संपादक हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है। बंगाली के जो संपादक है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। हिंदुस्तानी के संपादक जो हैं वो गंगा प्रसाद वर्मा है। और सुधारक के जो संपादक हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन के व्याख्या को देख लेते हैं। द हिंदू के संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। केसरी के जो संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। बंगाली के जो संपादक हैं वो एस.एन. बनर्जी हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी के जो संपादक हैं वो गंगा प्रसाद वर्मा है, ठीक है। एस.एन. बनर्जी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सुधारक के जो संपादक हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये सभी जो संपादक हैं जो समाचार पत्रों के संपादक को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब। तो हमको बताना है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने, जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1897 में बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी, तो 1897 ईस्वी में दिया गया था। यह उपाधि रैंड एम हर्ष हत्या के बाद चले मुकदमे के दौरान दी गई थी। तिलक को इस मुकदमे के सिलसिले में 18 माह तक जेल में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। तो उस समय जो भगत सिंह का जो उम्र था वो 21 साल से थोड़ा अधिक था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म है जो सितंबर 1907 में हुआ था। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था, तो अप्रैल 1929 में फेंका था, ठीक है। किसके विरोध में फेंका था, तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में फेंका था। इसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जब भगत सिंह ने बम फेंका था तो उनकी उम्र 21 वर्ष से थोड़ी अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। जो जालियांवाला बाग नरसंहार है वह रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जालियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का घटना घटित हुई थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के जालियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी। जनरल डायर के निर्देश पर इस सभा में गोलियां चला दी गई थी, जिसमें लगभग 900 से अधिक लोग मारे गए थे। जालियांवाला बाग में किसके निर्देश पे गोलियां चलाया गया था, तो जनरल डायर के निर्देश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो जो आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह है वो झारखंड में किया था, ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह। लेकिन उस समय जो झारखंड है वो बिहार का अंग था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिहार, ठीक है। बिहार वर्तमान झारखंड में आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह को उलगान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो उलगलान विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इसके अतिरिक्त बंगाल, असम, महाराष्ट्र आदि में भी जनजातीय विद्रोह हुए। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था, तो यह सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में दिया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य थे। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिहार राज्य के बंगाल में पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने में इनका प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो यह चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह भारत में वर्ष 1917 में चंपारण में किया गया था। तो महात्मा गांधी द्वारा जब प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह यह कब हुआ था, तो वर्ष 1917 में हुआ था। उनका यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ। यह आंदोलन चंपारण ने किसानों पर जबरन थोपे गए तीन-कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। तो चंपारण आंदोलन है किस प्रणाली के विरोध में किया गया था, तो यह तीन-कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है, तो चंपारण आंदोलन है वो नील की खेती से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ही महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने की प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को एक सूची प्रकाशित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो यह बिहार था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, ठीक है।
तो असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत है 1920 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा लोगों से शराब से परहेज करने की आग्रह किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राजस्व में भारी कमी आई थी। इस क्षतिपूर्ति को कम करने के उद्देश्य से बिहार के तत्कालीन सरकार ने फिर से लोगों को शराब सेवन हेतु प्रेरित किया था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ने के विरोध में 1938 में इस्तीफा दे दिया था। इस सरकार का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में हुई चुनाव के तहत किया गया था। अब हम लोग 63 बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री के पूछे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस देसी रियासत के अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो वह ग्वालियर है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने ग्वालियर रियासत को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। अंग्रेजों द्वारा सिंध को 1843 में, अवध को 1854 में ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश क्षेत्र में तो सिंध को कब शामिल किया गया था? तो सिंध को 1843 में, अवध को 1854 में शामिल किया गया था। डलहौजी के व्यापकत सिद्धांत के अंतर्गत, व्यापकत सिद्धांत को ही हड़प की नीति कहा जाता है, ठीक है। डलहौजी के हड़प की नीति के अंतर्गत सतारा 1848, संबलपुर 1849, झांसी 1853 और नागपुर 1854 को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन यह पूछता है कि हड़प की नीति के अनुसार जो पहला राज्य कौन सा था जो ब्रिटिश शासन में मिला? वो था सतारा था 1848 ईस्वी में। उसके बाद संबलपुर 1849 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो जो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का जो एकमात्र उद्देश्य था वो नमक कानून को निरस्त करना और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत पहुंचाना। तो ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट है, इसलिए जो आपका जो सही आंसर इसमें होगा वो ऑप्शन ई होगा। महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को निरस्त करने हेतु नमक सत्याग्रह 1930 में चलाया गया था। जो नमक सत्याग्रह है वो 1930 में चलाया गया था, ठीक है। यह सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक कदम था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना एवं आम लोगों को आर्थिक राहत पहुंचाना था। एक से अधिक विकल्प सही है, इसलिए आपका यहाँ पे ई आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? जो 1921 का मोपला विद्रोह है वह केरल में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला जो विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल में हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अली मुस्लियार ने किया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इस विद्रोह का मुख्य कारण किसानों से वसूली जा रही अधिक लगान की दरें थी, परंतु बाद में यह विद्रोह सांप्रदायिक कारणों से अधिक विस्तृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन है वह बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा है वो 19 जुलाई 1905 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? जो स्वदेशी आंदोलन है 1905 में शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के बाद। इस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में हैदर राजा तथा मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? तो हैदर राजा ने किया था। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, ठीक है। बंगाल विभाजन को 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो जब बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था। किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो यह 1909 में आया था। इस अधिनियम का जो सबसे मुख्य बात है कि पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी मुसलमानों के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार में किया गया था, ठीक है। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो इन गतिविधियों के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और तैयब जी ने किया था 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है 1885 में की गई थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, केटी तलंग ने किया था। यह संगठन भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने और भारत का उत्थान करने के लिए अपनी संस्कृति को अपनाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा एक अंग्रेजी पत्रकार द बॉम्बे क्रॉनिकल भी शुरू किया गया था। तो द बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो द बॉम्बे क्रॉनिकल है वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपेरिकल कैंडिडेट क्रैप्स की स्थापना किसने की? तो जो इंपेरिकल कैंडिडेट क्रैप्स की जो स्थापना है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नवंबर 1904 में इंपेरियल कैडेट क्रैप्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसके अंतर्गत 1720 वर्ष के युवाओं को कैडेट से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? जो कर्नल वाइली के हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था, फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। कर्नल वाइली भारतीय सेना का एक अवकाश प्राप्त अधिकारी था जो लंदन में रहता था। मदन लाल ढींगरा को इसकी हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 को पेंटविले जेल में फांसी दी गई थी। तो मदन लाल ढींगरा को फांसी कब दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 में पेंटविले जेल में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? जो भारतीय उच्चायुक्त का जो पद है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत अंतर्गत आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत आया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।